इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। बादल सुबह करीब 3:30 बजे फटा है। घटना की टिहरी जिले के घनसाली गांव की है। बचाव और राहत का काम जारी है। अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि अभी मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। बादल फटने से 2 मकान दब गए हैं और 4 मकानों को नुकसान हुआ है। घनसाली गांव टिहरी से 90 किलोमीटर दूर है। इलाका मुख्यालय से काफी दूर है, इसलिए वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। 3-4 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। राज्य में हो रही लगातार बारिश की वजह से यहां पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं पुणे के मलिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। भूस्खलन के बाद मची तबाही में अब तक 20 शवों को निकाला जा चुका है। करीब 18 लोगों को जिंदा बचाया गया है, जबकि 160 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान खिसक गई, जिसका मलबा 40 घरों के पूरे इलाके में फैल गया। इन घरों के कई लोग मलबे में दबे हैं। कई लोगों को मलबे से निकालकर बचा लिया गया है। अंबे गांव में आई है तबाही। सैटेलाइट से देखने पर पता चलती है। पहली तस्वीर तबाही के पहली की है, जहां पर कई घर दिख रहे हैं, जबकि तबाही के बाद की तस्वीर में पूरा गांव गायब हो गया है। अंबे गांव तहसील के मलिन गांव के मलबे में दबकर गायब होने की पहली जानकारी एक बस के ड्राइवर ने दी। ये बस ड्राइवर रोज उसी रूट पर बस लेकर जाता था। बुधवार को जब वो उस रूट पर गया तो पूरा गांव ही गायब दिखा। ड्राइवर ने फिर प्रशासन को सूचना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में हुए भूस्खलन के चलते हुई मौतों पर शोक जताया है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाए। हालात का जायजा लेने के लिए कुछ ही देर में राजनाथ सिंह पुणे पहुंचेंगे। महाराष्ट्र सरकार भी पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं। एनडीआरएफ के 280 जवान मलबा हटाने में जुटे हैं। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ साथ राहत और बचाव के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। सभी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई और नवी मुंबई में बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक और रायगढ़ में भी भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने मंदिर, घाट और दुकानें सब पानी में डूब चुके हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन सतर्क हो गया है। तटीय इलाकों को खाली करने के निर्देश देने के साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियातन रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने को कहा है। महाराष्ट्र के विरार में हो रही भारी बारिश की वजह से एक आदिवासी गांव बाढ़ के पानी से घिर गया। गांव के लगभग 80 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। आदिवासियों के बाढ़ में घिरे होने की खबर से प्रशासन को लगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी 200 लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी बारिश ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से हुए जलभराव के चलते सड़कें तालाब बन गई। भिवंडी में बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं। उनका पानी तटबंध तोड़कर शहरों में घुस गया है। मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं अहमदाबाद में हुई तेज बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। जलभराव के चलते शहर के कई निचले इलाके डूब गए। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्री काफी परेशान हैं। खराब मौसम के बीच केदारनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई। 22 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर और नेहरू विहार में सीसेट का विरोध कर रहे छात्रों के बवाल के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। बुधवार रात को पुलिस की कार्रवाई से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया और उन लोग को 3-4 बार वार्निंग देते बाद भी अब इस तरह का ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसके बाद भी ये लोग हमारे वार्निंग को सुन के भी ये लोग हमारे ऊपर पथराव करना शुरू कर दिए। उत्साहित छात्रों ने डीटीसी की एक बस और एक मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी। इससे पहले बुधवार शाम को छात्र मुखर्जी नगर से जुलूस के रूप में बाड़ा हिंदूराव अस्पताल जाने के लिए निकले थे।
मौके पे पुलिस कार्रवाई के दौरान 18 मिसक्रिएंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है और राइटिंग और आर्सन का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। अस्पताल के लिए निकले सैकड़ों छात्रों मिसक्रिएंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है और राइटिंग और आर्सन का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। अस्पताल के लिए निकले सैकड़ों छात्रों के हुजूम को रोकने के लिए पुलिस ने मुखर्जी नगर में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका, लेकिन फिर भी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उधर इलाहाबाद में पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने छात्रों को पकड़ कर पीटा। एक छात्र राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल ये छात्र यूपीएससी परीक्षा से सीसेट खत्म करने और 3 अगस्त को होने जा रही यूपी पीसीएस की परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर ये छात्र राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर धरना दे रहे थे। सिविल सेवा की परीक्षा से सीसेट को हटाने की मांग को लेकर वाराणसी में बीएचयू गेट के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने के आंदोलन में साथ देने की अपील की। सहारनपुर हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहर्रम अली उर्फ पप्पू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ एनएसए समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया, साथ ही बाकी आरोपियों पर संगीन धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि मुख्य आरोपी मोहर्रम अली ने इसे राजनीतिक साजिश कहा है। ये हमारे मुखालिफों ने अब करी धरी करके हमारे गले में पहनवा दिया। इसे मुखालिफों की प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत उन्होंने ये हमला किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पप्पू ने न सिर्फ दंगा करने के लिए लोगों को उकसाया, बल्कि दुकानों में आग लगाने के अलावा लूटपाट भी की। मुख्य आरोपी थे मोहर्रम अली और पप्पू। आज सहारनपुर की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इरशाद और हाजी मोहम्मद इरफान, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बुधवार को दिन भर शांत माहौल रहने के बाद डीएम ने आज भी कर्फ्यू में ढील देने की बात कही। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू हटाया जाएगा। बीजेपी ने सहारनपुर दंगे के पीछे आतंकवादियों की साजिश होने की बात कही है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सहारनपुर पहुंचा, जहां उसने हालात का जायजा लेने के अलावा पीड़ितों से भी मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली में हैं। कैरी सुबह 11:15 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 11:30 बजे रक्षा मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। आज ही अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की भी मुलाकात होगी। इसके बाद दोनों प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, साइंस के अलावा कई दूसरे मुद्दों पर बात। दोनों मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत अमेरिका के सामने नेताओं की जासूसी और हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने का मुद्दा भी उठा सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के सम्मान में आज डिनर भी देंगी। कैरी की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह ने अगले महीने आने वाली अपनी किताब में कुछ अहम खुलासे किए हैं, जिनके मुताबिक 2004 में सोनिया गांधी के पीएम नहीं बन पाने की वजह राहुल गांधी थी। नटवर सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने उनसे मिलकर अनुरोध किया था कि वो राहुल गांधी की सोनिया गांधी को पीएम पद न स्वीकारने वाली बात को किताब से हटा लें। नटवर सिंह का दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी ने भी उनसे ऐसा ही अनुरोध किया था। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर बेतुका बयान दिया। बिधूड़ी ने कहा कि जिराफ पर गधे को बिठाकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए। बिधूड़ी बोले, गधे को अच्छे दिन समझ में आते हैं क्या? आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने भी लोकसभा में कांग्रेस पर बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दादी और नानी बच्चों को कहानियां सुनाएंगी। एक थी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी खबरों का खंडन करते हुए सरकार ने विपक्ष की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। भी खबर छपी है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच कराए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह भी कहा कि अखबार में जासूसी की छपी रिपोर्ट बेबुनियाद है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद नितिन गडकरी जासूसी होने की बात नकार चुके। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी प्रकरण पर सरकार को घेरा और पूछा कि आखिर कितने मंत्रियों, सांसदों या अफसरों की जासूसी हो रही है। ये जानना चाहते हैं ऐसे कितने मिनिस्टर्स के घर में ऐसे इक्विपमेंट हैं और कितने मिनिस्टरों के घर में ये जासूसी चल रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी प्रकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो वहां हजारों लोगों के फोन टैप होते थे। खड़गे ने मांग की कि जासूसी प्रकरण पर पीएम को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जासूसी प्रकरण की जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की। राज्यसभा में भी जासूसी प्रकरण पर विपक्ष ने हंगामा किया। प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। उधर जासूसी खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए। गडकरी ने कहा कि जासूसी खबरें बेबुनियाद हैं। पहले दिल्ली का घर बताया, फिर मुंबई का घर बताया। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, फॉल्स है और गलत है। आप जो कुछ लिख रहे हैं और जो कुछ दिखा रहे हैं टोटली बेसलेस है, फॉल्स है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। दिल्ली बीजेपी विधायक नंद किशोर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, आशुतोष और सोमनाथ भारती के खिलाफ पीतमपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। केजरीवाल ने विधायक पर करोड़ों रुपए की उगाही का आरोप लगाया। बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए हैं। पटना में तीनों दलों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महागठबंधन का ऐलान भी हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो नीतीश नजर आए और न ही लालू। तीनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने ही गठबंधन का ऐलान किया। तीनों दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक 10 में से 4 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीरेन्द्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। संसद की कैंटीन में खराब खाने का मामला राज्यसभा में उठा। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा कि खराब खाने के चलते रामगोपाल यादव और जया बच्चन की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा जानबूझकर तो नहीं करवा रही सरकार। सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि कैंटीन में बासी खाना मिलता है। सांसदों की शिकायत के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि इस बाबत संसद की कैंटीन के मैनेजर से बात की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में मंत्री रहे 16 नेताओं को सरकारी बंगले फौरन खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज देश के 26वें सेना प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। दलबीर सिंह सुहाग अगले 30 महीनों तक सेना प्रमुख के पद पर काबिज रहेंगे। दलबीर सिंह सुहाग जनरल बिक्रम सिंह का स्थान लेंगे, जो आज रिटायर हो रहे हैं। भोपाल में आज से संघ का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। ठिंगड़ी भवन में 4 दिनों तक संघ के नेता चिंतन करेंगे। हाईकोर्ट ने गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी को आरोपी बनाते हुए 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया। हाईकोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री माया कोडनानी को 2002 के नरोडा पाटिया दंगा मामले में जमानत दे दिया। अदालत ने इस मामले में कोडनानी की लगी सजा पर भी रोक लगा दी है। सुपरटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 92A में बने सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को अवैध ठहरा दिया। कोर्ट ने कहा कि जो खरीदार अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, सुपरटेक को उन्हें पैसे वापस देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक को 30 अगस्त से पहले खरीदारों की मूल राशि लौटानी होगी और 30 अक्टूबर तक 14% ब्याज भी लौटाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ई रिक्शा रेगुलेशन मामले की सुनवाई होगी, जिसमें सरकार ये बताएगी कि कैसे वो ई रिक्शा को रेगुलेट करेगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि नियमों के दायरे में लाए बिना ई रिक्शाओं को राजधानी की सड़कों पर चलाने देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रूलिंग पार्टी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर को लेकर बीजेपी ने सरकार पर कई सवाल दागे। अब उसको क्यों धोखा लगा है और प्रोसेस करके फाइनेंस मिनिस्टर को पूछे तो दोबारा ने 95 करोड़ में यार करने के लिए कोशिश करा। ये क्या मतलब? बीजेपी के तीखे सवालों का ऊर्जा मंत्री तांगा बयालिंग ने करारा जवाब दिया। बयालिंग ने कहा कि टेंडर से जुड़े फैसले लेने और इसमें फेरबदल करने का सरकार के पास विशेषाधिकार है। ऐसा काम का जो डिले हुआ है, इसलिए डिले हुआ है कि आपने बोल रहा है कि काम ये तो गुनाहगार ने क्यों कर रहा है, आपको पावर सेक्रेटरी साहब आपको खुद मालूम है। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में उसके पति पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पीयूष ने ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। कानपुर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर अवधेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अवधेश कह रहा है कि उसने नहीं बल्कि उसके 2 साथियों रेनू और सोनू ने पीयूष की पत्नी ज्योति का कत्ल किया। गाड़ी से नीचे उतर गया था और रेनू और सोनू वो पीछे मतलब सीट के पीछे बैठ गए थे और हमको
फिर उसने गाड़ी दे दी थी तो हम गाड़ी चलाने लगे तो उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में पीयूष कहा था। ड्राइवर अवधेश ने यह भी कहा कि हत्या के वक्त पीयूष कार में नहीं था। उसने कहा कि पीयूष ने हमें कार दे दी थी और कार चला रहा था। अवधेश का कहना है कि हत्या के लिए चाकू उन लोगों ने खरीदा था, लेकिन पैसे पीयूष ने दिए थे। अवधेश के मुताबिक ज्योति के मर्डर के लिए 30,000 में सौदा तय हुआ। आरोपी ड्राइवर अवधेश और कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे के दावों में अंतर है। आईजी का दावा है कि पीयूष की मौजूदगी में कार में ड्राइवर अवधेश ने उसकी पत्नी ज्योति पर चाकू से हमले किए। पीयूष ने भी कबूला है कि उसकी पत्नी ज्योति की हत्या अवधेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसको नंबर। कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे ने बताया कि पीयूष पहले हत्या की बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने रेस्टोरेंट में पत्नी को छोड़कर कुछ देर जाने के लिए बारे में पूछा तो वो टूट गया। दरअसल वारदात की रात जिस रेस्टोरेंट में पीयूष पत्नी ज्योति के साथ खाना खाने गया था, वहां के सीसीटीवी कैमरे ने पीयूष के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में 26 जुलाई को रहस्यमय तरीके से गायब शालू नाम की लड़की को पुलिस ने बरेली में उसके प्रेमी के साथ हिरासत में ले लिया। घर वालों का दावा था कि वो शालू का शव है, लेकिन पुलिस ने उसे शालू का शव मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। लापता हुई लड़की सोनीपत के एक लड़के से प्यार करती थी। घर वालों को इस प्यार पर एतराज था। इसी बात पर मां से झगड़ा होने के बाद लड़की घर से भाग गई। लड़की के मिल जाने के बाद कई सवाल अब भी बाकी हैं। जिस लड़की की लाश पुलिस को मिली वो फिर किसकी थी? उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 5 बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और घर में मौजूद महिला के साथ गैंगरेप किया। गाजियाबाद के विजयनगर में एक प्रॉपर्टी डीलर पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। यूपी के कानपुर में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। बदमाशों ने घर के बाहर खेल रही छात्रा को अगवा किया। 2 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया। यूपी के मैनपुरी में एक महिला से पिस्टल दिखाकर रेप का मामला सामने आया है। यूपी के आगरा में घर में घुसकर 3 बदमाशों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी का विरोध करने पर उन्होंने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। महिला ने छेड़खानी और मारपीट की शिकायत पुलिस से की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 36 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया है। इसकी बाजार में कीमत करीब 150 करोड़ है। हरियाणा के पंचकुला में रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सफाई के दौरान एक हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। झारखंड के लातेहार में लोगों ने बम जैसा संदिग्ध विस्फोटक देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक तेंदुए को मोर का पीछा करना महंगा पड़ गया। मोर को पकड़ने के चक्कर में उसने मौत की छलांग लगा दी।